ग्रंथियों के बारे में थोड़ा और एडिनल ग्रंथि हो गया पाए जाते हैं। ठीक है, वही सराय में देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ेंगे ग्रंथियां, जो कि क्लास 10th वालों की बात करें तो बोर्ड के दृश्य से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह ह्यूमन ब्रेन के चैप्टर में मिलता है आपको। ठीक है, ग्रंथियां से संबंधित बहुविकल्पी के साथ साथ और अति लघुत्तरी या लघुत्तरी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम और आप सब मिलके ग्रंथियां पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप बायोलॉजी के स्ट्रीम वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे क्लास 12th के हो, चाहे और भी ऊपर वाले बच्चे हों, तो और भी एग्जामों के लिए आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और इन ग्रंथियों के बारे में हम बड़ा ही डीप में लेके चलेंगे, एक एक ग्रंथियां के बारे में पढ़ाएंगे, होती क्या है, कार्य कैसे करती हैं। तो चलिए आइए हम और आप सब मिलकर शुरू करते हैं। क्या होती है ग्रंथियां? ठीक है, तो कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही उत्तक कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप कहते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, कोशिकाएं मिल मिल के उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, यही उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार के रसायन जैसे एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें ही ग्रंथियां कहा जाता है। सबसे पहले कह रहा है कि कोशिकाओं के समूहों को उत्तक कहेंगे। ठीक है, यानी कोशिकाएं मिल के उत्तक बनाएंगे और उत्तक मिल कर अंग बनाएगा। और यही अंग जो होता है विशेष प्रकार के रसायन का निर्माण करता है, जो एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, इन्हें ही ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, आगे ग्रंथि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु हार्मोन और एंजाइम बनाती है। अब कह रहा है कि जो आपकी ग्रंथियां हैं ना जी, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, शरीर के सभी क्रियाओं के लिए उसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, हार्मोन और एंजाइम बनाते हैं। जैसे एंजाइम हो गया पाचन वाचन करने में सहायता करते हैं, हार्मोन हो गया हमें संतुलित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक, आगे ग्रंथियां टोटल होती है कितने प्रकार की? 3 तरीके से। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, आप बस यही सीखे इस वीडियो में कि जो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, और यही अंग आगे चल के एक पदार्थ स्रावित करता है जिसे हार्मोन या एंजाइम कहा जाता है। और यही हार्मोन या एंजाइम आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं या फिर पाचन वाचन में मदद करते हैं, इन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। ग्रंथियां 3 तरीके से हो गई। कुछ ये आगे आइए क्या कह रहा है, ग्रंथियों के बारे में थोड़ा और बातें जान लीजिए। सबसे पहले आपका आया था अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, आइए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे हम बात करें किसकी, और अंतःस्रावी की चाहे बहिस्रावी की, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। तो पहले आइए पढ़ते हैं, देखते हैं किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले अंतःस्रावी की ही बात कर दिया। तो आइए, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, याद रखिएगा, जिनमें नलिका नहीं पाई जाएगी। ठीक है, जिनमें नलिका नहीं पाई जाएगी वह अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, क्योंकि डक्टलेस होती है, एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ठीक है, यह हार्मोन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों एवं लक्षित स्थानों तक पहुंचकर अपना प्रभाव दर्शाता है। यानी क्या रहा कि अंतःस्रावी में देखिए, अंतःस्रावी में केवल हार्मोन आएगा, ब्लड आएगा, लेकिन वहां पर डक्टलेस चीजें होंगी, अर्थात नलिका विहीन, मतलब नलिका नहीं पाई जाएगी, डक्टलेस होगी बिल्कुल। 2 चीजें, हार्मोन और एक ब्लड होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ना तो एंजाइम होगा और ना ही यहाँ पर डक्ट होगा। ठीक है, आगे बहिस्रावी में देखिए, बहिस्रावी में इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर डक्ट होगा, नलिका होगा, एंजाइम होगा। हमने क्या कहा, अंतःस्रावी में नलिका नहीं पाई जाएगी और ना ही वहां पर एंजाइम था। ठीक है, अंतःस्रावी में केवल हार्मोन और ब्लड की मात्रा होती है, ब्लड होते हैं, जबकि इसमें बहिस्रावी में आप कह सकते हो कि एंजाइम होंगे और साथ साथ में आपकी डक्ट होगी। ठीक है, तो आइए देखा जाए, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त यानी नलिका पाई जाएगी, डक्टेड होगी, एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम होगा। ठीक है, एक नलिका, एंजाइम, बहिस्रावी, हार्मोन और ब्लड अंतःस्रावी। ठीक, आगे मिश्रित की जब आप बात करोगे तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें ये दोनों होती है, एंजाइम और हार्मोन, जहां पर दोनों मौजूद होंगे ना जी, उन्हें आप कहोगे मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथियां कहोगे। ठीक है, ये चलिए अब जरा जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और अपने फेयर कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए,
चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ग्रंथियां, ग्रंथियों में सबसे पहले लिखा है अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित स्रावी। ठीक है, वही बातें यहाँ पर कहा गया, एक शॉर्ट चार्ट के रूप में दिखाया गया, नलिका विहीन। ठीक है, आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बिल्कुल नलिका विहीन होती है, साथ साथ में नलिका नहीं पाई जाएगी, केवल इसमें हार्मोन होंगे और ये हार्मोन आपको पता है ब्लड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बहिःस्रावी में देखेंगे तो इसमें नलिका युक्त होगी, नलिका पाई जाएगी, एंजाइम होते हैं, इसमें ब्लड नहीं होगा और इसमें दोनों का मिलावटी जुलावटी होगा। ठीक है, ये दोनों होते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है हार्मोन। आइए जरा हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th में यूपी बोर्ड में हार्मोन के बारे में पूछता है। ठीक है, तो कह रहा है हार्मोन एक प्रकार के रसायन है, बिल्कुल सही है, जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्तों में स्रावित किया जाता है। हार्मोन एक प्रकार का रसायन है और जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त में क्या किया जाता है, स्रावित रक्त में भेजा जाता है, निकाला जाता है। तथा रक्त के प्रवाह में ये रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, रक्त के साथ साथ सभी संदेशों को ले जाने का कार्य करते हैं। इन्हें शरीर का संदेशवाहक हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे दूसरा नाम से पुकारा जाता है संदेशवाहक हार्मोन ही हमारे शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन आपके शरीर का विकास कराते हैं, उपापचयी प्रक्रियाओं को कराते हैं, साथ साथ में प्रजनन को भी कराने में क्या करते हैं, हार्मोन ही जिम्मेदार होते हैं। प्रजनन से संबंधित चीजों को पूरी कराने में हार्मोन ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो हमारे प्रत्येक भाव जैसे गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार मोहब्बत आदि के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अब आप कहोगे कि हार्मोन यहाँ पर गुस्सा के लिए, जो बहुत भयानक गुस्से होते हैं उनके लिए भी, और घबराहट के लिए, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं उनके लिए भी, साथ साथ में किसी के लिए फीलिंग आना, किसी के लिए प्यार आना, किसी के लिए मोहब्बत आना। ठीक है, ये सब किसका खेल होता है, तो ये सब किसी के लिए, ये सब हार्मोन का ही खेल होता है। ठीक है, हम बार बार आपको एक बात बताते हैं, किसी के लिए चिंता करना, किसी के लिए फिक्र करना, किसी का बड़ा अच्छे से सोचना, प्यार करना कि वो हो रे मिल जाता तो क्या होता, ये सब होती है किसके लिए, ये सब हार्मोन कराता है आपको। ठीक है ना जी। आगे सबसे पहले हार्मोन खोजा गया कौन सा, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया कौन सा हार्मोन, तो सिक्रेटिन हार्मोन। याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी के रूप में आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन को सबसे पहले सर्च किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि हार्मोन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, हार्मो से हुई है। कहां से हुई है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हार्मो से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल उत्तेजित कर दे। जैसे अभी कहीं मिलने जाना रहेगा तो आपको ससुरा भले ही कोई काम नहीं करना रहेगा, लेकिन जब किसी से मिलना रहेगा तो माय गॉड आपके अंदर तुरंत उत्तेजना आ जाए, तुरंत गाड़ी निकल के पहुंच जाओगे माथे ले, है ना। तो ये उत्तेजना भी क्या होती है, ये हार्मो शब्द से ली गई है। ठीक, आगे अपने नाम के अनुरूप प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को क्या कर देती है, उत्तेजित करता है। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है और ये ग्रंथि की कोशिकाओं से सीधे रक्त में मिल जाता है। ठीक है, ग्रंथियों से निकलता है और रक्त में मिलके सभी टारगेट कोशिकाओं तक पहुंचकर अपना काम कराने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एंजाइम। आइए जरा एंजाइम का कार्य देख लिया जाए। तो कह रहा है एंजाइम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रसायन होते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं जैसे भोजन को पचाने आदि को तेज कर देते हैं। देखिए एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। जैसे रासायनिक अपक्रिया जब कराते हो तो उसमें अगर थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल दो तो उनकी दर को और तेजी से बढ़ा देता है और तेजी से कर देता है। तो यहाँ पर भी वही हाल होता है ना जी। यहाँ पर एंजाइम अगर आप खाते हो, जो थोड़ा अगर अपने आप से छोड़ दिया जाए थोड़ा देर लगेगा पचने में, लेकिन एंजाइम थोड़ा सा क्या करता है, जल्दी से पचा देता है। तो एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक का ही कार्य करता है। ठीक है, जो भोजन को तेजी से पचा देता है। दूसरों शब्दों में ये किसी उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। देखिए वही बात है जो हम बताए हैं। ठीक है, एंजाइम ही हमारे शरीर में मौजूद जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे शरीर ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, आप जो भोजन करते हो उसे उस जटिल अणुओं को ग्लूकोज के रूप में छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, जिसे आप ईंधन के रूप में उपयोग करते हो, अर्थात जिसका आप ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हो। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है,
बहिस्रावी ग्रंथि। आइए जरा बहिस्रावी ग्रंथियां में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि यह नलिका युक्त होती है। ठीक है, हमने आपको बात बताया, बात पहले ही कह दिया है कि डक्टेड होगा, इसमें नली पाई जाएगी, साथ साथ में एंजाइम होगा। ठीक है, इनके लक्षित अंग नजदीक होते हैं एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपका एक अश्रु ग्रंथि होगा, अश्रु ग्रंथि क्या करेगा, आपका आंसू को निकालेगा, जिसे लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि जिसे कहा जाता है सलिवरी ग्लैंड, ये लार का निर्माण करेगा, मुंह में होता है। ठीक है, सीबम ग्रंथि जो कहते हो कि आपके नाक पर जो पाया जाता है, ठीक है, जो तेल का निर्माण करता है, ये तैली ग्रंथि हो जाता है। आगे श्वेत ग्रंथि जो पसीने का निर्माण करता है। दूध ग्रंथि जो दूध निकालता है। ठीक है, ये मैमेरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीजें हो गई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देख लीजिए क्या लिखा गया यहाँ पे। हाँ आइए, बहिस्रावी ग्रंथियां। अभी बहिस्रावी ग्रंथियों में कुछ पढ़ लिए, तो अभी आइए जरा यकृत के बारे में भी जान लिया जाए, क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, इसका वजन लगभग कितना होता है, 1.5 किलो से 2 केजी तक होता है। ठीक, यकृत द्वारा ही पित्तरस स्रावित होता है, जो आपको बहुत पहले ही पता होगा। आगे पित्तरस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। जो पित्तरस होता है भोजन को पचाने में मदद करता है, और ये भी जो होता है भोजन को पचाने में सहायता भी करता है और उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। ये भोजन को पचाने में सहायता करना किस तरीके से सहायता करता है, तो आपको पहले ही बता देता हूं कि जब अमाशय से आपका भोजन गुजर रहा होता है, तो उस समय जो भोजन पच रहा होता है सारा अम्लीय होता है, लेकिन जब आगे पहुंचता है जैसे अग्नाशय या पैनक्रियाज में, तो उसे उदासीन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर आपका भोजन ऊपर से अम्लीय आ रहा था और उसे उदासीन चाहिए होती है, तो ये बीच में जाके मिला के उसे क्या बना देता है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये उदासीन बना देता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये कहते हैं कि अरे ये जो आपका पित्तरस होता है, इसका पीएच मान 8 होता है, अर्थात क्षारी होता है। तो ऊपर से जो भोजन आता है वो अम्लीय रहता है, अम्लीय भोजन के साथ मिलकर क्षारी हो जाता है, और अम्लीय क्षारी मिलकर उदासीन हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं आगे प्रक्रियाओं के लिए, पाचन के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब कुछ हम खाते हैं तो लीवर के द्वारा पित्तरस रिलीज किया जाता है, बिल्कुल सही है, जिससे हमारा भोजन पचता है। इसमें मौजूद पित्त हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, बिल्कुल सही है, और इसे खाना आसानी से पचने लगता है। ठीक है, और साथ साथ में यकृत विषहरण भी होता है, शरीर का विषहरण। जो आप जहरीली पदार्थों को खाते हो या जहरीली पदार्थ जो आपके शरीर में होती है, उनको यूरिया में बदल देता है, पेशाब में बदल के किडनी में भेज देता है, किडनी दही के उनको पेशाब होकर बाहर निकाल देता है ना। आइए, लीवर का दूसरा मुख्य काम होता है हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीके के विषों का हरण करना। हमारे शरीर में मौजूद जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए लीवर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये लीवर जो होता है बड़ा बढ़िया काम करता है भाई, जहर को भी नियंत्रित करता है। साथ साथ सुनो होगे जो लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत दारू पीते हैं उनका लीवर खराब होता है। कहाँ खराब होता है, क्योंकि लीवर ही उनके जहरीली पदार्थ को नियंत्रित करता है। और आप याद रखो, ये कड़वा सत्य है कि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जहर पीना सब लोग पसंद करते हैं, अर्थात अल्कोहल भी एक प्रकार का जहर है, दारू भी एक प्रकार का जहर है। दारू अगर नियंत्रित थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोगे ठीक है, लेकिन अधिकतर मात्रा में लोगे तो वह जहर का ही काम करेगा। लेकिन अगर आप आज लेना शुरू करोगे तो आपको एक धीरे धीरे लेते लेते एक लत का रूप लेगा, और वह लत जब बढ़ेगी तो आप अल्कोहल की मात्रा भी बढ़ाओगे और वही आपके लिए जहर होगा। इसीलिए सावधान। ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ग्रंथियों का नाम दिखाया। ये थाइमस ग्रंथि हो गई महिला, और ये पुरुष, ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये ऊपर ब्रेन हो गया, ये यहाँ पर रहता है, और एडिनल ग्रंथि हो गया, पेनक्रियाज हो गया, दोनों में साफ साफ दिखाई दे रही है। ये महिला का ओवरीज है, ये पुरुष का टेस्टिस है ना। ये सारी ग्रंथियां ही होती हैं। ठीक, देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे आप सब यहाँ पर। तो आइए अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला ग्रंथि की हम बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है भाई साहब। तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के कार्यों का नियमन करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। आप देख पा रहे होगे ये पूरा मस्तिष्क है, तो यही आपका पीयूष ग्रंथि है ना। जो कि मटर के दाने के समान, या मटर के दाने के समान ही होता है,
देख लीजिए यहाँ पर रेड कलर की दिखाई दे रही होगी। आगे कह रहा है इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। सोचे बहुत छोटी होती है 0.6 ग्राम। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी यह पहली छोटी नहीं, एक और छोटी ग्रंथि होता है, उससे भी यह छोटी ग्रंथि होती है। इसलिए कह रहा है दूसरी छोटी ग्रंथि होती है जो कि व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित एवं उत्प्रेरित करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, पीयूष ग्रंथि आपके स्वभाव, आपका कैसा स्वभाव है, आप कैसा चलते मलते हो, कैसा आपका दूसरे से व्यवहार है, आपके स्वभाव को भी ये सही करता है। अर्थात याद रखो जैसा आप सोच रखोगे वैसा हार्मोन आपके अंदर ये बनाना शुरू कर देगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होता है ना। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको और अच्छा हार्मोन निकालेगा, और अच्छा उसके बारे में सोचोगे। लेकिन अगर उसके बारे में बुरा सोचोगे ना, घृणा करोगे, तो और आपको उससे चिढ़ होगा। इसीलिए आप किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत, सबके बारे में अच्छा सोचो, आपको ये अच्छा हार्मोन निकलवाएगा। ठीक, साथ साथ में स्वास्थ्य से संबंधित और वृद्धि से भी संबंधित, और आपके मन में जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ना जी, वह लैंगिक विकास जो उसकी जो क्या बोलते हैं, ये जो लैंगिक विकास होता है ये इसको भी यही नियंत्रित करता है, आदि को नियंत्रित करता है, हम उत्प्रेरित करते हैं। तो सबको देख रेख करता है कौन, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसे जो है तैयार कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कीजिएगा। मिलते हैं अब इसके बाद अगले वीडियो में, यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब आगे की वीडियो में बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं, पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन को छोड़ता है। ठीक है ना, तो कल बात करेंगे। तब तक फिलहाल के लिए आप इसे पढ़िए, लिखिए, नोट कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।